ब्लैक डेथ की निशानदही होती और हमारे लिए इस मुल्क की जमीन तंग होनी शुरू हो जाती। शायद बद्रीनाथ ने भी शी का नाम लिए बगैर यही पूछना चाहा था कि शी के कितने मुनहरफीन मेरी मदद कर रहे थे। मेरे और वीरा के करीबी मरासम ज़ेर ज़मीन हल्कों से पोशीदा नहीं थे। हर काबिल जिक्र शख्स जानता था कि वीरा ने महज मेरी वजह से अपने बाप से टक्कर लेकर उसके और अमेरिका के मफादात के खिलाफ काम करना शुरू किया था। शायद बद्रीनाथ ये समझ रहा था कि शी में वीरा के हमदर्द चोरी छुपे मेरा साथ दे रहे थे। वो 2 और 2 4 जैसी सीधी सादी मुसावात थी। हम में से हर शख्स के गिर्द घेरा तंग होने से पहले अमेरिका से हमारा निकल जाना नागुज़ीर हो चुका था। वक्त की दूसरी अहम ज़रूरत यह थी कि बीमगन ब्लैक डेथ को लौटा दी जाए ताकि उसे उसके असल मालिक की तहवील में पहुंचाया जा सके। तुम इस वक्त बूझ भुचक्कड़ बने किस सोच में डूबे हुए हो? किचन का चक्कर लगाने के बाद वीरा ने पूछा। तलवार की धार मजीद बारीक और तेज होती नजर आ रही है। हमें पहली फुर्सत में भीमगन से छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए, वरना यह किसी के भी गले पड़ सकती है। मैंने पुरख्याल लहजा में कहा। तुम्हारा दिमाग चल गया है। वीरा आंखें निकाल कर बोली। ब्लैक डेथ का यह तोहफा अर्जी और काबिल वापसी है। इसे फेंकने की हमाकत भी ना करना। इसने ये किसी आई मैन से उधार ली होगी। छुटकारे से मेरा यही मतलब था कि इसे ब्लैक डेथ को लौटा दिया जाए। शायद तुम्हारा मेधा खराब हो गया है, इसीलिए तुम्हारी बेदारी की हालत में बुरे बुरे ख्वाब नजर आ रहे हैं। ये खामोश और मोहलक हथियार हर कदम पर हमारी जरूरत साबित होगा। इसकी बात भी गलत नहीं थी। मैं पुरतशवीश नजरों से उसे घूर कर रह गया। जरा ब्लैक डेथ को तलाश करो, उससे कुछ जरूरी बात करनी है। कुछ देर बाद मैंने वीरा से कहा। वीरा अपनी जगह छोड़कर नागवारी के अंदाज में फोन की तरफ बढ़ी ही थी कि घंटी बज उठी। वीरा ने मुंह बनाकर स्पीकर फोन ऑन कर दिया। रोजी बेबी, आई एम सॉरी मगर कुछ इमरजेंसी हो गई है। क्या तुम मेरा दिया हुआ तोहफा माइक के हाथ इसी वक्त मुझे भिजवा सकती हो? वीरा के हेलो के जवाब में ब्लैक डेथ की मुआजरत खाना आवाज उभरी। चाहो तो मैं इसके साथ चंद रोज का किराया भी तुम्हें भिजवा दूं? वीरा ने मुझे घूरते बनाए हुए लहजे में ब्लैक डेथ को जवाब दिया। ओह बेबी, मुझे मालूम था कि तुम नाराज हो जाओगी, मगर बहुत सख्त मजबूरी है और मैं माइक के हाथ एक लिफाफा भी भेज रहा हूँ। मैंने सिलसिला मुनक़ता होने से पहले ऊंची आवाज में कहा, यूरोप की किसी भी एयरलाइन पर हमारी वापसी की नशिस्तें बुक करा दो। कम ऑन असलम। उसने असलम को अमरीकी लहजे में बिगाड़ कर कहा, यह इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम फौरन ही वापसी पर तुल जाओ। मैं आऊँगा तो तुम्हें पूरी तफसील बताऊँगा। तुम खुद मेरी मजबूरी के कायल हो जाओगे। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तुम्हारी बेबी एलिफेंट के रूठने से पहले मैं वापसी का इरादा कर चुका था। इसके असबाब भी मुलाकात पर सुन लोगे। ये काम बहुत ज़रूरी, मेरी बात अधूरी रहेगी। ब्लैक डेथ से बात करते हुए पहली बार CSD पर सुर्ख बल्ब रोशन हुआ। हल्का सा बुजर चीखा और लाइन बेजान होगी। मेरा दिल धक से रह गया। मेरे ज़हन में पहला ख्याल यही आया कि ब्लैक डेथ के फ़ोन पर नामालूम वजह के बिना पर ऑब्जर्वेशन लगा दिया गया था। यह क्या हो रहा है? तुम खुलकर मुझे कोई बात क्यों नहीं बताते? वीरा असाबज़दा आवाज़ में गुर्राई। CSD की गैर मुतवक्का मुदाखलत ने उसे हरासा कर दिया था। पुरसकून रहने की कोशिश करो, शायद हमारा खेल किसी खतरनाक मरहले में दाखिल होने वाला है। बद्रीनाथ पक्का हरामजादा है। इतनी बातें करने के बावजूद उसने मुझसे बाज़ बातें छुपाई हैं। वीरा के लिए खुद को पुरसकून बनाने की एक ही राह थी। वो किसी अलमज़दा घरेलू खातून की तरह बकती झुकती हुई किचन की तरफ चलती। मुझे मालूम था कि उसकी वापसी स्काच की बोतल या कम अज़ कम लबरेज गिलास के साथ होगी। मैंने फ़ौरन ही माइक के लिए काल बेल बजा दी। माइक किसी जिन की तरफ फ़ौरन ही आ मौजूद हुआ। उसके पीछे वीरा स्काच के गिलास के साथ आ गई। वीरा ने अपने बैग में से चर्मी होल्स्टर में लिपटी हुई बीम गन निकाल कर हतक अमेज अंदाज में माइक के सामने डाल दी। मैंने ब्रीफकेस से दोनों पासपोर्टों का लिफाफा निकालकर उसके हवाले करते हुए कहा, ये दोनों चीज़ें इसी वक्त ब्लैक डेथ को पहुंचा दो। हमें किसी भी नॉन अमेरिकन एयरलाइन से कराची के लिए बुकिंग चाहिए। कल की कोई परवाज मिल सके तो बहुत अच्छा होगा। माइक का दाना अहमकाना अंदाज में खुला और फिर अचानक बंद हो गया। अपनी तरफ से हैरत के इस बेसाख्ता और खामोश इजहार के बाद उसने लिफाफे में से पासपोर्ट निकाले जिनके साथ हमारे टिकट भी मौजूद थे। नॉन अमेरिकन एयरलाइन नामुमकिन है। उसने एक टिकट का जायजा लेते ही ऐलान कर दिया। मुझे फौरन ही अपनी हमाकत का एहसास हो गया। हालात के बढ़ते हुए दबाव में मैं ये फरामोश कर बैठा था कि हमारे पास अमारात के टिकट थे जिनके जरिए न्यूयॉर्क लंदन सेक्टर पर अमेरिकन एयरलाइन ही से सफ़र करना था। लंदन से दुबई के रास्ते अमारात की परवाज मिल सकती थी। मैंने अपनी गलती को निभाने के लिए जल्दी से कहा, देख लेना हमारे टिकट पूरे किराए के हैं, इन पर कोई डिस्काउंट नहीं है। ऐसे मुसाफिरों को शायद हर एयरलाइन कबूल कर लेती है। माइक को गैर ज़रूरी मुदाखलत पर एक मरतबा भरपूर खुराक मिल चुकी थी। उसने मेरी हदायत के मुताल्लिक कोई सवाल नहीं किया
और दोनों चीजें लेकर खामोशी से चला गया। उसने हमसे ये पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं की थी कि इस वक्त ब्लैक डैड कहाँ होगा। वीरा खामोश बैठी वो तमाशा देखती रही। माई के जाने के बाद एकदम फट पड़ी। तुम एक बात कहते हो, थोड़ी देर बाद काला कुत्ता भी वही बात कहता है। तुम दोनों मुझे जिज करने पर क्यों तुले हुए हो? धीरज रखो बेबी। यह बात तुमने अंग्रेजी में कही होती तो काला कुत्ता बुरा मानकर तुम्हें काट भी सकता था। हमारी कोई मिली भगत नहीं है। यह वही बात है जो बद्रीनाथ कह रहा था। वो सही कह रहा था। वीरा जल कर बोली, तुम काली जुबान हो, जो मनहूस बात मुंह से निकालते हो होकर रहती है। इस वक्त भीमगन की वजह से कौन सी कयामत आने वाली थी? मेरा सिर्फ कयास था, असल वजूह पर वही रोशनी डाल सकता है जिसने अपना तोहफा वापस मंगवाया है। मैंने मुस्मुसी सूरत बनाकर बेचारगी से कहा, हम कल तक यहाँ क्या करेंगे? तुमने आज की बुकिंग क्यों नहीं करवाई? बुकिंग तो अब अल्लाह की रजा और एयरलाइन वालों की रजामंदी से होगी। सुनाई कि यहाँ से बहरे ओकियानूस के पार जाने वाली परवाजें शाम तक निकल जाती हैं ताकि वक्त के फर्क के साथ सुबह तक यूरोप पहुंच सके। रात को वो अपने हवाई अड्डे बंद कर देते हैं। वीरा फाड़ खाने वाली नजरों से मेरी तरफ देखती रही। मैं उसे नजरअंदाज करके टेलीविजन की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो वह मेरे सामने पड़ी हुई कुर्सी पर आ बैठी और मेरा शाना हिलाते हुए दुरुस्त लहजा में बोली, बनने की कोशिश मत करो और मेरी बात का जवाब दो। मैंने बताया ना कि आज के लिए देर हो चुकी है, कल का प्रोग्राम ही बेहतर रहेगा। प्रोग्राम नहीं, भीमगन, मैं इसकी बात कर रही हूँ। इससे क्या मुसीबत आ रही थी? अपने असबाब पर ब्लैक डैड ही रोशनी डाल सकेगा। मेरी दानिश में कल रात भीमगन गलत बल्कि गैर जरूरी तौर पर इस्तेमाल की गई थी। इसके जुल्लाट को देखते हुए मैंने संजीदगी इख्तियार कर ली। कैसे? मैं इसका सबब जानना चाहती हूँ, वो जिद्दी लहजा में बोली। अमेरिका में भीमगन शायद मखसूस फौजियों और शीख आई मैंस ही के पास होती है। वीरा के चेहरे पर छाई हुई जुल्लाट काफूर हो गई। उसने अपने गिलास से एक घूंट लिया और उसकी आंखों में हैरत तैरने लगी। तुम्हें मालूम था कि मैं भीमगन इस्तेमाल करूंगी? तुमने कल रात ही मुझे क्यों नहीं रोका? वो ज़हीन थी। मुझे खुशी हुई कि मेरा एक फिक्रा सुनकर ही वो पूरी बात समझ गई थी। मैं नरमी से कहा, कल रात मुझे भी इस खतरे का इदराक नहीं था। बद्री की कही हुई बातों पर गौर करते हुए मेरे ज़हन पर यह खतरा मुनकशिफ हुआ था। फिर ब्लैक डैड की परेशानी और उजलत काबिल फहम है। अगर कोई जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है तो भीमगन को जल्द अज जल्द उसके असल मालिक तक पहुंच जाना चाहिए। रवानगी की तैयारी शुरू हो चुकी है तो अब तक निक मोडले की भी खबर लेनी चाहिए। भीमगन से महरूमी के बाद यह काम खासा दुश्वार साबित होगा। वीरा ने तबसरा किया, किसी पुरशोर हथियार के मुकाबले में वो बहुत बेहतर थी। यही काम हाथों से भी किया जा सकता है। अगर ब्लैक डैड ने उजलत से काम न लिया होता तो मैं अपना मंसूबा बना चुकी थी। अब वो मतरूक हो चुका है। फिर भी मैं जानना जरूर चाहूंगा। मैंने दिलचस्पी जाहिर की। यह जिंदगी का महवर सिर्फ और सिर्फ बिजली है। इमारत जितनी बड़ी होगी बिजली पर इन्हिसार भी उसी कदर ज्यादा होगा। न्यूयॉर्क हिल्टन एंड टावर्स मेरा देखा हुआ है। वहां बिजली के मोटे जेरे जमीन तार कहीं ना कहीं फर्श से बरामद होकर इमारत में फैलते होंगे। भीमगन की पतली सी धार से इन तारों को काटकर पूरे होटल में बदतरीन अफरा तफरी फैलाई जा सकती थी। यह काम मेरे जिम्मे होता तो मुकर्रर वक्त पर उसके फ्लोर पर होते। अंधेरा और अफरा तफरी फैलते ही उसे ठिकाने लगा देते। मैंने इतने बड़े होटल में हंगामी रोशनियों वगैरह का जिक्र करके बात को तूल नहीं दिया। वीरा का जवाब यही होता कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में बिजली फेल होने का तसव्वुर ही नहीं था तो हंगामी बंदोबस्त की क्या जरूरत थी। वीरा अपने सुकून आवर मशरूब से शुगल करती और मेरे साथ निक के मसले पर सर खपाती रही। हमने बहुत देर तक कई मुतबादल तरीकों पर तबादला ख्याल किया लेकिन उसे राह से हटाने के किसी महफूज तरीके पर मुत्तफिक नहीं हो सके। इस दौरान में वीरा मुझे अपना साथ देने पर आमादा कर चुकी थी। मुझे ये फिक्र भी परेशान कर रही थी कि ब्लैक डैड से बात करते हुए यकायक क्या मुदाखलत हुई थी। गुफ्तगू के दौरान में लाइन कट ही गई थी तो ब्लैक डैड को इखलाकन दोबारा नंबर मिलाकर बात करनी चाहिए थी। हमें कुछ पता नहीं था कि इस वक्त वो कहाँ होगा और वीरा फोन पर ज्यादा वक्त बर्बाद करने के मूड में भी नहीं थी। दोपहर के बाद डोरबेल बजी तो मुझे हैरत हुई कि इस वक्त कौन आ गया था। माइक के पास चाबी मौजूद रहती थी। वो घंटी बजाए बगैर दरवाजा खोलकर अंदर आ सकता था। मैं कदरी तशवीश के आलम में दरवाजे पर पहुंचा तो डोर लेंस के जरिए ब्लैक डैड का चेहरा नजर आया। मैंने दरवाजा खोल दिया। ब्लैक डैड छपाक से अंदर आ गया। ये बताओ कि रोजी कहाँ है? बेडरूम में बैठी तोहफे से महरूमी का गम गलत कर रही है। मैंने मुस्कुरा कर बताया। वो सीधा उसी की तरफ चल दिया और वीरा का सामना होते ही सरापा इंकिसार बनकर उसे मुआफी तलाफी करने लगा। अपनी इन कोशिशों में वो वीरा के सर पर सवार हुआ जा रहा था। आराम से कुर्सी पर बैठकर बात करो। वीरा ने उसे बेअतनाई से परे धकेलते हुए कहा, तुमने बात करते करते अचानक फोन बंद क्यों कर दिया था? मैं क्यों बंद करता? मैं समझा कि मुदाखलत महसूस करके डैनी ने फोन बंद किया है। उसने जल्दी से सवाही पेश की। वो गलती इंजॉडी की थी। उल्लू की पट्टी बिल्कुल सठिया गई है।
मैं बात कर रहा था और उसने दूसरे इंस्ट्रूमेंट का रिसीवर उठा लिया। मैंने उसकी खासी टुकाई की है। आज के थप्पड़ वो बरसों नहीं भुला सकेगी। इसे घमंड हो गया था कि वो जो चाहे करती फिरे, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। ब्लैक डैड की आमद ने हमारी एक तशवीश रफा कर दी। वीरा ने फौरन अगला सवाल दाग दिया, तुम्हें बीम गन की क्या जरूरत पेश आ गई थी? इससे तो बेहतर था कि वो तुमने मुझे दी ही ना होती। इस मामले में मैं खुद को तुम्हारा मुजरिम महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए अपनी अहम तरीन मुसरफियात को पसे पुश्त डालकर यहाँ दौड़ा चलाया। दरअसल गलती मेरी थी। तुम पेरी कावेल को जानती हो? उसकी ये बीम गन पिछले कई महीनों से मेरे पास पड़ी हुई थी। मैंने उसे पूछे बगैर तुम्हें दे दी। मुझे मालूम था कि तुम खुश हो जाओगी। तुम देख सकते हो कि मैं अभी तक बहुत खुश हूँ। वीरा ने दरमियान में लुकमा देकर जबरदस्ती दांत निकाल दिए। ब्लैक डैड सर झटक कर बेसाख्ता हंस पड़ा। आज सुबह बोस्टन से पेरी का फोन आया। पेंटागन के किसी इंस्पेक्टर ने उसे फौरी तौर पर बीम गन वापस लौटाने की हदायत की थी। मैंने उसे अमानत में खयानत का एतराफ़ करने के बजाय तुमसे शर्मिंदगी मोल लेने को तरजीह दी। अब मेरा एक आदमी बीम गन लेकर बोस्टन गया हुआ है। मैंने पेरी को हदायत की है कि वो मेरे आदमी के सामने ही गन चलाकर चेक कर ले कि वो ठीक काम कर रही है, ताकि उसके कल रात चलाए जाने का सबूत बाकी न रहे। मैंने कहा, एक गलत काम को छुपाने के लिए 10 गलत काम करने पड़ते हैं। वो बेपरवाही से बोला। मैंने उस पर से सारे निशान वगैरह भी बिल्कुल साफ कर दिए थे। हो सकता है कि पेंटागन वाले अपनी तजर्बा गाहों में उसकी जांच पड़ताल करने बैठ जाएं। ऐसे स्पेशल हथियारों से परहेज ही अच्छा होता है। गलती तुम्हारी थी। तुमने वीरा को खुश करने की कोशिश न की होती तो इसने भी इसे इस्तेमाल न किया होता। हम में से किसी के सिर्फ 2 राउंड ज्यादा खर्च होते। वीरा ने मुझे मुआफ कर दिया। वो किस्सा खत्म हो गया। ये बताओ कि तुम्हारी वापसी का क्या चक्कर है? फोर्ट हाउस में वीरा का इंतकाम पूरा हो चुका है। प्रेस के तेवर अच्छे नहीं हैं। ये मामला खूब उछाला जाएगा। यहाँ रुके रहे तो हम दोनों भी जद में आ जाएंगे। मैंने कहा, मेरे सामने प्रेस वालों की रग दबती है। मैंने खूब खिलाता पिलाता हूँ। कई रिपोर्टरों को मेरे ठिकाने से भत्ते मिलते हैं। तुमने देख लिया कि कोई खुलकर मेरे खिलाफ लिखने की जरूरत नहीं कर सका। हालांकि तुम यही चाहते थे। वीरा ने टुकड़ा लगाया। सजायाबी का खौफ ना होता तो तुम पूरे न्यूयॉर्क में बैनर लगवा देते कि डेविड स्टार्स तुमसे टकरा कर फना हुए हैं। मैं जो कुछ चाहता था वो पूरा हो चुका है। लोग सत्रों के दरमियान बिन लिखी तहरीर को भी समझ लेते हैं। तुमसे अभी तक बासपुरुष या तफ्तीश का सिलसिला शुरू नहीं हुआ? वीरा ने पूछा। कैसी बासपुरुष? किस बात की तफ्तीश? ब्लैक डैड ने फिजा में हाथ उछाल कर कहा। वहां से तुम्हारे एक आदमी की लाश मिली है। मैंने उसे याद दिलाया। मेरा रस्मी मुआक्कफ तुमने अखबार में पढ़ लिया होगा। बाकी बातें मेरे वकीलों के इल्म में हैं। मैंने उन्हें और उन्होंने मुझे हर बात समझा दी है। पुलिस कुछ जानना चाहती है तो मेरा वक्त बर्बाद करने के बजाय मेरे वकीलों से रुजू करें। कोई कानूनी मजबूरी लाहक हुई तो मुझे मुनासिब मशवरा देंगे। क्या अमेरिका में जुर्म करके बच निकलना इतना ही आसान होता है? मैंने वीरा से पूछा। इसके लिए सिर्फ 2 बातें जरूरी हैं। वीरा से पहले ब्लैक डैड बोल पड़ा। तुमको अपने कानूनी हकूक का पूरा इल्म होना चाहिए। इसके साथ साथ अच्छे वकीलों के बड़े बड़े पेट भरने के लिए माली वसाइल की मौजूदगी जरूरी है। जुर्म की शहादतें सामने हों तो फिर कोई गई गुजरी ज्यूरी भी मुजरिम को माफ नहीं करती। हर वसीला धरा रह जाता है। तुम्हारी दानिश में वहां 8 लाशों और 4 जख्मियों की मौजूदगी को शहादत नहीं माना जाएगा? मैंने मुताज्जुब होकर सवाल किया। वो वाकया है, वहां मेरी मौजूदगी की कोई शहादत नहीं मिल सकेगी। फखर से बोला। मेरे लिए खुशी की बात है कि तुम अपने दिफा की तरफ से इतने मुतमईन हो। मुतमईन न होता तो वीरा से मुआजरत के लिए यहां तक दौड़ा न चला आता। उसने कहा। मुझे माई की वापसी की तवक्का थी। उसे तुम कहाँ छोड़ा है? वीरा ने पूछा। वो तुम दोनों की बुकिंग के लिए गया हुआ है। यहाँ से आए दिन परवाजों की तादाद में इजाफा होता रहता है, लेकिन रश कम होने में नहीं आता। मालूम होता है कि सारा साल पूरा यूरोप और अमेरिका इधर से उधर सफर करता रहता है। देखो कब की नशिस्तें मिलती हैं। हम जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाहते हैं। क्या तुम अपना असर सूख इस्तेमाल नहीं कर सकते? माइक इन कामों में माहिर है। तुम इस पर एतमाद कर सकती हो। जाने से पहले एक काम में तुम्हारी मदद की जरूरत महसूस हो रही है। सफर का मौजू खत्म होते ही मैंने ब्लैक डैड से अपने मतलब की बात छेड़ दी। तुम दोनों ने मेरे लिए जो कुछ किया, इसके बाद मैं तुम्हारे लिए दुनिया के आखिरी सिरे तक दौड़ लगा सकता हूँ। तुम काम बताओ, मुमकिन हुआ तो वो जरूर पूरा होकर रहेगा। मैनहट्टन के एक बड़े होटल में मुकीम एक अमरीकी को अगवा करने का मसला दरपेश है। बेबी, मेरी बात सुनते ही ब्लैक डैड ने तहकमाना अंदाज में कहा, यह बदअखलाकी है। खुद पी रही हो, मुझसे पूछा तक नहीं। जरा हम दोनों के लिए भी ड्रिंक बना लाओ। वीरा के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। इसे ब्लैक डैड का तहकमाना अंदाज पसंद नहीं आया था, लेकिन वो कोई तारुज किए बगैर किचन की तरफ चलती और ब्लैक डैड मेरी तरफ झुकाया। वो अमरीकी कौन है? अपने बरादरी का कोई आदमी? उसने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। वो एक ब्यूरोक्रेट बल्कि सफारतकार है। पाकिस्तान में खासा गंद फैलाकर आजकल यहाँ आया हुआ है।
उसके अमाल के एतबार से उसे अपनी बरादरी का फर्द ही समझ सकते हो। सिर्फ अगवा और पूछगिछ का इरादा है या आगे भी कुछ होने का इम्कान है? उसने पूरे खलूस से सवाल किया। शायद बात आगे तक जाएगी। ये काम ना हो सका तो मुझे हमेशा कलक रहेगा। इसका नाम पता बता दो, मैं देखूंगा कि क्या हो सकता है। वो सोचते हुए बोला। तुम्हारे अल्फाज से कुछ नीम दिली सी झलक रही है। मैं नरमी से सवाल किया। तुम गलत समझ रहे हो। अगर वो आम आदमी की तरह रह रहा है तो उसे यहाँ पहुंचाना कोई मसला ही नहीं होगा। इस पर मुहाफिज मामूर हुए तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। मैं किसी भी काम में ओछा हाथ डालने का आदी नहीं हूँ। होने वाला काम हो तो बस होकर ही रहता है। वो अपने मुल्क में है, मुझे उम्मीद नहीं कि उसको कोई गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया जा रहा होगा। मैंने कहा उसे लाने के लिए ये जगह शायद मुनासिब नहीं रहेगी। उसने गुल गुपाड़ा मचाया तो लोग मुतवज्जा हो जाएंगे और काम बिगड़ जाएगा। उसे मुंह बांधकर बेहोशी की हालत में लाया जाएगा। पूछगछ तहरीर के जरिए हो सकती है। उसका बाप भी यहाँ कोई गड़बड़ नहीं कर सकेगा। दूसरी जगह तुम बेआरामी महसूस करोगे। इसकी बात में वजन था। मैंने उसकी तजवीज़ कबूल कर ली। इस वक्त वीरा ट्रे में ड्रिंक्स के लवाज़िम ले आई। उसने ब्लैक डैड के हुक्म की लफ्ज़ ब लफ्ज़ से तामील करने के बजाय गलासियों की तैयारी का काम उसके लिए छोड़ दिया था। ब्लैक डैड ने जब वीरा को टका साथ जवाब देकर अमेरिका से भाग जाने का मशवरा दिया था तो मैंने उसके बारे में कोई अच्छी राय कायम नहीं की थी। मैंने उसे खुद गर्ज और एहसान फरामोश तसव्वुर कर लिया था, लेकिन उससे मरासम इस्तवार होने के बाद मैं उसकी खूबियों का एतराफ़ करने पर मजबूर हो गया था। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो साफ गो था और इसी वजह से कभी कभी बददिमाग नजर आने लगता था। उसने जिस इत्मीनान के साथ निक मोडले को उठा लाने का इरादा किया था, इस पर मेरा हैरान होना कुदरती अमर था। मैंने उसका नाम और होटल की तफसील बताने के बाद उसे पूछा कि उसे भरे पूरे होटल या बाजार से कैसे उठा लाएगा, तो वो बेसाख्ता हंस पड़ा। लोगों को उठाना और मुनासिब गोशमाली के बाद किसी वीराने में डाल देना हमारा रोजमर्रा का काम है। अपने इलाके के सरकश और मुंह जोर लोगों को लगाम न दी जाए तो हवा उखड़ने लगती है। शायद तुमने गन से फायर की जाने वाली इन सिरिंजों के बारे में सुना होगा जो दरिंदों के शिकारी खाले बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लंबी सुई जिसमें पवस्त होते ही सिरिंज का सारा स्याल अपने जोर में जिस्म में उतर कर शिकार को बेहोश कर देता है। वही दवा राह चलते हुए हाथ से भी इंजेक्ट की जा सकती है। शिकार के लड़खड़ाते ही शिकारी मददगार बनकर उसे संभाल लेता है और शिकार मेरे जाल में आ जाता है। खासा सहल और आरामदेह तरीका है। मैंने उसकी हौसला अफजाई जरूर समझी। शिकार हर किस्म की टूट फूट से बिल्कुल महफूज रहता है। निक मोडले के बारे में जल्द अज जल्द इत्तला देने का वादा करके ब्लैक डैड हमसे रुखसत हो गया। उसके जाने के तकरीबन 1 घंटे बाद माइक वापस आया। उसे दूसरे दिन की आखिरी परवाज पर चांस पर नशिस्तें मिल रही थी। उसने वो खतरा मोल लेने के बजाय तीसरे दिन की नशिस्तें महफूज करा ली थी। तुमने अपनी मुशक्कत में खुद ही 1 दिन का इजाफा कर लिया। अब जल्दी से खाना तैयार कर लो। वीरा ने दोस्ताना अंदाज में माइक से फरमाइश की। वापसी का प्रोग्राम तय होते ही उसके मूड में खुशगवार तब्दीली आ चुकी थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो खुद भी अमेरिका में रहकर पाकिस्तान को मिस कर रही हो। किचन में वीरा ने उसी जज्बे के साथ माइक को डाइनिंग टेबल पर अपने साथ बिठा लिया। वीरा खाने के दरमियान मुसलसल बातें करती बल्कि चहकती रही। इसी दौरान में उसने किसी तरह जोड़ी का जिक्र निकालकर माइक को भी बता दिया कि उस रोज वह बुढ़िया मार खा चुकी थी। माइक के लिए इतला नाकाबिले यकीन थी। वो खाना अधूरा छोड़कर फोन की तरफ भागा और किसी से उस खबर की तस्दीक करने लगा। वापसी पर खुशी से उसका चेहरा दमक रहा था। जोड़ी के बारे में ब्लैक डैड की सुनाई हुई कहानी हर्फ बहर्फ दुरुस्त थी। जी चाह रहा है कि जोड़ी को फोन करके उससे इसी वक्त मिजाज पुरसी की जाए। उसने दोबारा खाने में शरीक होते हुए हसरत ज़दा लहजे में कहा। इजहार हमदर्दी की 2-4 फोन कॉल्स मिलने के बाद वो इनसे गालियों की तरह बिदकने लगेगी। इस वक्त उसकी हालत काबिल दीद होगी। खाना खाने के बाद अपनी ये अखलाकी जिम्मेदारी भी पूरी कर लेना। बुरे भले वक्त में अपने साथियों के जज्बात में शिरकत से ताल्लुकात में गर्मजोशी पैदा होती है। वीरा ने शौक मुस्कुराहट के साथ उससे उकसाने वाले अंदाज में कहा, उसे बिदकने की क्या जरूरत है? तुम उसे नहीं जानती। ब्लैक डैड आदमियों का जीता जागता अजायब घर पालने का आदी है। बैक्स्टर और जोड़ी के अलावा उसके पास बड़े मुशाहिरों पर कई अजूबे मुलाजिम हैं जो आज तक किसी की समझ में नहीं आ सके। भैंगा डक भी इनमें शामिल है। वह खुद हंसते हुए बता रहा था। इसके पिस्तौल या रिवाल्वर की नाल उसकी निगाहों की तरह हमेशा टेढ़ी उठती है, लेकिन इसका निशाना कभी खता नहीं होता। वो खड़े खड़े किसी भी शख्स के जबड़े पर गधे की तरह लात रसीद कर सकता है। इन खूबियों के बावजूद वो बैंगन के नाम तक से चिढ़ता है। मरने मारने पर आमादा हो जाता है। तुम जोड़ी को फोन करते हुए डर रहे हो? मैंने संजीदगी से पूछा। मजबूरी है, बास वहां मौजूद हुआ तो समझ आएगा कि जोड़ी के साथ शरारत की जा रही है। तो क्या वो अपना बेशतर वक्त वहीं गुजारता है? मैंने वीरा की तरफ देखते हुए पूछा, क्योंकि वो कभी भी पहली काल में ब्लैक डैड को तलाश करने में कामयाब नहीं हो सकी थी। नहीं, वो अपनी मर्जी का मालिक है।
माइक ने गोल मोल सा जवाब दिया। वो शहर में मौजूद हो तो दिन में एक आध मरतबा वहां जरूर जाता है। खाने के बाद माइक बर्तन वगैरह समेटने लगा। वीरा उठकर चली गई, मगर मैंने किचन टेबल छोड़े बगैर सिगरेट सुलगा ली। चंद सानियों के बाद मैंने माइक से पूछा, क्या यह मकान किसी कैदी को रखने के लिए महफूज है? उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और बोला, कैदी को रखने के साथ ज़िबा भी किया जा सकता है। तुम्हें यह जानने की जरूरत क्यों पेश आ गई? शायद कोई मेहमान यहाँ आ ही जाए। मैंने मुबहब सा जवाब दिया। यह मकान मुख्तसर, हवादार और चारों तरफ से बाहर खुलने वाला है। खिड़कियों से हर गैर मामूली आवाज़ पड़ोसियों तक पहुंच सकती है। तुम भूल रहे हो कि यह मकान ब्लैक डैड का है। उसने शेखी बिगाड़ी। यहाँ इन छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखा गया है। कैदी को आसमान तो क्या ज़मीन तक नजर नहीं आ सकती। क्या यहाँ कोई तहखाना भी है? मैंने कदरे हैर से सवाल किया। तुम बहुत अक्लमंद हो। इस इलाके के मुतवस्सित घरों में स्टोर रूम के तौर पर छोटे तहखाने ज़रूर मौजूद हैं। यहाँ डीप फ्रीज़र, वॉशिंग मशीन और दूसरा काट कबाड़ रखा जाता है। नौकरों का रवाज नहीं है। लेकिन माइक ने यहाँ गैराज के साथ सर्वेंट क्वार्टर सिर्फ इसलिए बनवाया है कि उधर बने हुए तहखाने की देखभाल होती रहे। मकान के बजाय गैराज और सर्वेंट क्वार्टर के नीचे तहखाना बनवाने का मकसद यही था कि पड़ोसियों की नज़रों से महफूज एक ठिकाना दस्तयाब रहे। मेरी एक बड़ी उलझन दूर हो गई।